डर और रहस्य की दुनिया में आपका स्वागत है। द हॉन्टेड आवर्स पर हम आपके लिए लाते हैं हॉरर कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। भूतिया घटनाएं, डरावनी दास्तानें और अनसुलझे रहस्य। हर वीडियो में आपको मिलेगा एक नया डरावना अनुभव। अगर आपको हॉरर स्टोरीज पसंद है और आप अंधेरे में सुनने का साहस रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाएं ताकि कोई भी डरावनी कहानी आपसे छूट न जाए। अमावस की रात ट्रेन वाराणसी से कोलकाता के लिए रवाना हो चुकी थी, लेकिन रोहित के माता पिता को अंदाजा नहीं था कि उन्हें एक रात पटना में भी बितानी पड़ेगी, जो उनकी जिंदगी की सबसे भयानक रात होने वाली थी। रोहित, जो कि 15 साल का था, अपने माता पिता सुरेश और मीरा के साथ वाराणसी में रहता था। सुरेश और मीरा दोनों कोलकाता के रहने वाले थे, लेकिन शादी के बाद वे नौकरी के सिलसिले में वाराणसी शिफ्ट हो गए थे। रोहित कोलकाता सिर्फ एक बार गया था, जब वो 6 साल का था। कई सालों बाद सुरेश ने फैसला किया कि पूरे परिवार को एक बार फिर कोलकाता जाना चाहिए ताकि रोहित अपने दादा दादी का घर देख सके। ट्रेन अपनी गति से दौड़ रही थी। रोहित खिड़की से बाहर झांकते हुए अंधेरे में दूर चमकते गांवों को देख रहा था। उसकी मां मीरा पास ही सो रही थी। अचानक मीरा को एक सपना आया। सपने में उसने अपने छोटे बेटे निखिल को देखा। ये अजीब था क्योंकि मीरा ने सालों से निखिल के बारे में सोचना बंद कर दिया था। चलती ट्रेन में सोई मीरा के माथे से पसीना टपकने लगा और वो घबराकर जाग गई। सुरेश ने जब देखा कि मीरा परेशान लग रही है तो उसने पूछा कि क्या हुआ, पर मीरा ने कुछ नहीं बताया। वो चुपचाप खिड़की की तरफ मुंह करके बैठ गई। कुछ देर में ट्रेन पटना स्टेशन पर रुकी, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण यात्रियों को रात वहीं बिताने के लिए मजबूर होना पड़ा। सुरेश ने तय किया कि वे स्टेशन के पास एक होटल में रुकेंगे और सुबह पहली ट्रेन से कोलकाता निकलेंगे। रात के 12 बज चुके थे और पटना की गलियों में सन्नाटा था। होटल का कमरा थोड़ा पुराना लग रहा था, लेकिन मजबूरी में वे वहीं रुक गए। जैसे ही रोहित कमरे में दाखिल हुआ, उसके सिर में अचानक एक अजीब सा दर्द शुरू हो गया। उसने सोचा कि यह मामूली सिरदर्द होगा, इसलिए उसने किसी को कुछ नहीं बताया और सोने चला गया। मीरा को नींद नहीं आ रही थी। उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। अचानक उसे बिस्तर के नीचे कुछ हरकत महसूस हुई। वो बिना हिले ध्यान से सुनने लगी। कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा, जबकि बाहर गर्मी का मौसम था। मीरा घबराई। तभी उसे पीछे से किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। माँ, माँ, देखो ना, मैं निखिल हूं। मीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आवाज बहुत जानी पहचानी थी, लेकिन वो जानती थी कि उसका छोटा बेटा निखिल कई साल पहले मर चुका था। उसे याद आया कि किसी आत्मा की पुकार पर पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। वो चुपचाप पसीने से भीगी लेटी रही। कुछ मिनटों बाद आवाजें बंद हो गई और कमरे का तापमान फिर सामान्य हो गया। मीरा ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन जब उसने रोहित को देखा तो वो बिस्तर पर सीधा लेटा हुआ था। उसकी आंखें खुली थी और छत की ओर टकटकी लगाए हुए थी। मीरा ने उसका माथा छू कर देखा, वो जल रहा था। मीरा ने जल्दी से सुरेश को बुलाया। दोनों ने देखा कि रोहित तेजी से कांपने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गई और वो अचानक हवा में ऊपर उठने लगा। तभी कमरे में किसी छोटे बच्चे की हंसी गूंजने लगी और लाइट्स तेजी से जल बुझने लगी। सुरेश घबराकर होटल स्टाफ को बुलाने दौड़ा। जैसे ही होटल का स्टाफ कमरे में आया, रोहित अचानक बिस्तर पर गिर पड़ा और सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन रोहित की आंखें अब भी बंद थी और वो किसी भी आवाज पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। वे घबराकर उसे अस्पताल ले जाने लगे। हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही रोहित होटल के बाहर निकला, उसकी आंखें खुल गई और उसका बुखार गायब हो गया। उसने बताया कि उसे एक छोटा बच्चा कमरे की खिड़की पर बैठा दिखाई दिया था। अगले दिन सुबह सुरेश और मीरा उसे लेकर कोलकाता रवाना हो गए।
वहां पहुंचकर वे एक प्रसिद्ध पुजारी के पास गए और पूरी घटना सुनाई। पुजारी ने उन्हें बताया कि जो भी आत्मा कमरे में थी वो निखिल नहीं था, बल्कि कोई दुष्ट आत्मा थी जो उनकी भावनाओं का फायदा उठाकर कुछ गलत करना चाहती थी। अंत में पुजारी ने सुरेश और मीरा से कहा, निखिल की आत्मा हमेशा आपके साथ है, लेकिन वो आपको डराने नहीं बल्कि आपकी रक्षा करने के लिए है। उस रात के बाद रोहित को कभी वैसी परेशानी नहीं हुई, लेकिन वो आज भी पटना के उस होटल के बारे में सोचकर सिहर उठता है। और इसी के साथ कहानी समाप्त होती है। और ऐसी ही डरावनी कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।